वो सर पर दुपट्टा लपेटती तेजी से जीने उतर रही थी। शमीला चची, वो अरहम कहाँ है? शमीला चची सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो इनसे पूछ लिया। वो तो ज़मीनों पर है, अभी शाम तक आएगा शायद। सालिहा का चेहरा मुरझा गया। क्या वो सालिहा दही? इतनी परेशान क्यों हूँ? इनको परेशान देखकर वो पूछोंगी थी। नहीं चची, बस वैसे ही। तुझे इससे बात करनी है? हाँ, वो बावर्ची खाने के लिए ज़रा सामान मंगवाना था। मुलाजिम को बोला है लिस्ट बनाकर दे दे। मैं अरहम साहब को दे दूँगी, वो बाहर मुलाजिम से मंगवा लेगा। इसने झूठ बोल दिया। शमीला चंची ने इसे गौर से देखा था और मुस्कुराकर ऊपर चली गई। वह हवेली के तमाम नौजवानों को वीरा बोला करती थी और अरहम शबीर भट्ट को सिर्फ अरहम साहब। ऐसे में वो इसके दिल का हाल कैसे न जानती। वो पीछे खड़ी सालिहा उदास हो गई। अब इससे मुलाकात रात में हो सकती थी, जब हवेली वाले सो जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो गाड़ी में बैठती हुई बोली। वालेकुम सलाम गुड़िया, दिन कैसा गुजरा? गुजर गया, और पता है क्या असाइनमेंट में सबमिट करवा दी थी मैंने। आपने बहुत अच्छा बनाया था भाई। वो वजदान के कंधे पर हाथ रखकर गोया से सराह रही थी। वो हंस पड़ा। ये तो अच्छा हो गया। हाँ जी, वो मुस्कुराई। भाई वो देखे, गोलगप्पे खाने हैं? हाँ। रुक जाओ, गाड़ी साइड पर खड़े करने दो। इसने साइड पर गाड़ी रोकी। बहुत सारे लाइएगा, वो चहकर बोली। हाँ, पूरी रेडी लेकर आता हूँ। वजदान ने इसे घूरा था। सच में? और नहीं, ज़्यादा नहीं ला रहा, तबीयत बिगड़ जाएगी वरना। वजीहा को घूरता वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद 2 थैले इसकी गोद में लाकर रखे। थैंक यू भाई। वो थैलियों को खोल खोल कर देखने लगी। घर में जाकर तैयार बनाकर होऊंगा। मैं पहले खाना खा लेना, फिर ये अलगम गलगम। ये अलगम गलगम नहीं है, वो चिढ़कर बोली। ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। खाड़ी घर के सामने रुकी गाड़ी से उतरकर वो इसके साथ अंदर चला आया था। एक गिलास पानी लबों से लगाया। वो अब खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, वो कहता बाहर निकल गया। वह सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में जा रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अरहम साहब इधर, आवाज़ किस कर इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। कहाँ? क्या आप सोई नहीं? इसकी नज़रें दौड़ाई कि कहीं कोई देख न ले। मुझे आपसे बात करनी है, हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए बेबसी से बोली थी। इसने सालिहा के चेहरे का जायज़ा लिया। ठीक है, दादी सो रहे हैं? वो मान गया। जी, वो तो 10 बजे ही सो जाते हैं। इसने दादी के कमरे की जानिब देखकर बताया था। बाहर बाग में आ जाओ। वो बाहर की जानिब मुड़ गया। सालिहा सर धकती हुई इसके पीछे पीछे जाने लगी। हाँ, क्या हुआ सालिहा, आप परेशान क्यों हैं? मुझे पता है आप किस लिए परेशान हैं। हम दोनों के लिए ना। देखें, अब तो सब ठीक हो गया। यहाँ वट्टा सट्टा का रवाज है। अब मेरी बहन आपके हैदर वीरा की मंगेतर है। इस तरह वट्टा सट्टा से हमारी भी शादी हो जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझसे कुछ दूर खड़ा हो गया था। हवेली के मर्द और औरत के दरमियान 6 कदम का फासला होना ज़रूरी था, अगर वह मियाँ बीवी ना हो तो। नहीं अरहम साहब, मुझे इस बात की परेशानी नहीं है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, जैसे वीरा और बाकी मर्द पढ़ रहे हैं। दादी ने मना कर दिया है, मगर मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो पढ़कर क्या कर लोगी तुम सालिहा, जब आपकी शादी हमसे ही होनी है? वैसे भी आप औरतें ज़्यादा पढ़कर बागी हो जाती हैं। दादी ने ठीक ही मना किया है। मैं भी यही सब चाहता हूँ, मगर आपकी वजह से कुछ ना बोल पाया। क्या बगावत आ जाएगी अरहम साहब? और आप मर्दों को भी तो इजाज़त है ना पढ़ने की। वो घुटी घुटी सी आवाज़ में बोल पड़ी थी। फजीला बाजी और अफशा का याद नहीं आपको? फजीला बाजी तालीम से बागी नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने सिर्फ 12वीं पास किया था। और अफशा पुप्पा तो वो तो हकीकत में किसी भी चीज़ से बागी नहीं हुई थी। वो इनका हक था, वो हक जो इन्हें इस्लाम ने दिया था। 12वीं पढ़कर ही इतनी हिम्मत आ गई थी। और जहाँ तक बात अफशा पुप्पा की है सालिहा, तो आप जानती हैं, जब यहाँ के मर्दों को नहीं पसंद इनकी औरतों का बाहर जाना या ज़्यादा पढ़ना, तो करते क्यों हैं आप लोग ऐसा? मैं खामोश हूँ सालिहा, तो सिर्फ आपकी वजह से। तो क्या आपकी भी रजामंदी नहीं है? मुझे लगा था अभी नहीं, मगर आपसे शादी के बाद आप मुझे इजाज़त दे देंगे। वो आप जिसे बाकी सब मर्दों से थोड़ा मुख्तलिफ समझती थी, मगर ये कैसे भूल गई वो सवेली का ही मर्द है। इसे इन जैसा ही होना था। जी नहीं, मेरी रजामंदी नहीं है। और वैसे भी आपको पढ़कर करना क्या है? जब शादी के बाद चूल्हा संभाल करना है, शोहर की खिदमत करनी है, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? मैं नहीं चाहता कि अफशा पुप्पो की तरह कोई बगावत जन्म ले आपके अंदर। और हाँ, बगावत जन्म ले भी ले तो इस हवेली के मर्दों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। औरतें कुछ भी कर लें, मगर चलनी मर्दों की ही है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप बागी हो जाती हैं और इस घर की रस्मों के ख़िलाफ़ जाती हैं, तो कोई आपकी नहीं सुनेगा। शादी आपकी मुझसे ही होगी, क्योंकि मेरी बहन आपके भाई की मंगेतर है। वट्टा सट्टा होता है, इस तरह आपको मेरा ही होना है। स्पार्ट लहजे में वो कहता वो इसे खबरदार कर रहा था।
یا سمجھا رہا تھا، صالحہ یہ خود بھی نہ جان پائی۔ اس نے سوچا وہ اس کا ساتھ دے گا تو کیا مرد باغی نہیں ہوتے؟ پہلے حویلی کے مرد 12ویں تک پڑھتے تھے، مگر پھر فرقان چاچو نے بھی بغاوت کی اور آگے بھی پڑھنے کی ضد کی۔ فرقان چاچو کو پڑھنے کی اجازت کیوں دی ارحم صاحب؟ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ عورتیں سر جھکا کر بات کرتی تھیں تو وہ بھی زمین کو یکٹک گھور رہی تھی۔ آپ اپنا موازنہ مردوں سے مت کریں، ہم مرد ہیں، اکڑ سے بتایا، جیسے صالحہ کو معلوم نہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم نے زمینیں ہی سنبھالنی ہیں، یہ وراثت ہم مردوں کی ہے۔ ہم آپ لوگوں کی طرح باغی ہو کر کم از کم یہاں کی رسموں سے نہیں منہ موڑتے، ہم حویلی چھوڑنے کی ضد نہیں کرتے۔ ہم چھوڑ کر بھی کیوں جائیں؟ یہ وراثت، یہ زمینیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ آپ لوگوں کے اندر جب بھی بغاوت جنم لیتی ہے، آپ لوگ سب سے پہلے حویلی کی رسموں اور حویلی سے دور جانے کا سوچتے ہیں۔ معاف کیجیے گا مگر آپ کو لگتا ہے میں اس سب میں آپ کی مدد کروں گا تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں جب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اندر چلیں، کیونکہ پیچھے جنگل ہونے کی وجہ سے الو کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سپاٹ اور تلخ لہجے میں کہتا وہ اندر چلا گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس کی خواہش کا احترام نہیں کر سکتا۔ سب راستے ختم ہو چکے تھے، وہ آگے بڑھ چکا تھا اور وہ پیچھے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ آواز کوئی نہ سن لے اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی آئی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہونا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی کچن میں ناشتے کی خوشبو پھیل گئی۔ داجی ناشتہ لگا دیا ہے، روبی نے جھکی نظروں اور آہستہ آواز میں اطلاع دی تھی۔ آ رہا ہوں دئی، تو جا۔ جواب دے کر پانی کا گلاس لبو سے لگایا، روبی اس بات میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ ہم ناشتے کے بعد جائیں گے داجی، شازل نے کہتے ہوئے لسی سے بھرا گلاس لبو سے لگایا تھا۔ داجی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہر طرح کے لوازمات میز پر سجے تھے۔ افشاں کو کھانا پہنچا دیا؟ انہوں نے سمیہ تائی کی جانب دیکھا تو سمیہ تائی نے گھبرا کر شجر اور صالحہ کو دیکھا تھا۔ کچن سے آتی صالحہ نے ہاتھ میں تھامی ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ داجی ہم وہیں جا رہے ہیں۔ صالحہ نے شجر کو اشارہ کیا تو شجر بھی ساتھ آ گئی۔ افشاں کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول کر دونوں اندر آئی تھیں۔ اس کمرے میں کوئی بتی بھی نہیں تھی، البتہ پنکھا تھا جس کی رفتار آہستہ تھی۔ کھڑکی سے باہر جھانکتی عورت پلٹی۔ پھپھو یہ ناشتہ لائے ہیں، شجر نے اطلاع دی۔ اس عورت نے ان دونوں کو دیکھا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پرہیزی کھانا ان کے سامنے بیڈ پر رکھا۔ صالحہ ان کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ کھا لیں گی نا کھانا؟ میں کھلا دوں آپ کو؟ صالحہ نے اس عورت کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پیار سے پکڑا۔ افشاں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور اشارہ دیا کہ وہ کھا لے گی کھانا۔ وہ عورت کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی، لگ بھگ 35 سال کی، بے حد خوبصورت تھی۔ کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو کیا کریں گی؟ اس عورت نے برابر میں پڑی گھنٹی کی طرف اشارہ کر دیا، جیسے وہ بجا دے گی۔ بالکل، فوراً بجا دیجیے گا، میں آ جاؤں گی افشاں پھپھو۔ اس کے بعد وہ عورت پھیکا سا مسکرائی تھی، اس کے گال کو چھو کر پیار کرنے لگی۔ شجر نے قریب آ کر ان کا کھانا ان کے پاس رکھ دیا۔ میں آؤں گی تو آپ میری مہندی لگا دیجیے گا۔ صالحہ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شجر، صالحہ۔ نیچے سے آتی داجی کی دھاڑ پر وہ دونوں سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے پہلے ان دونوں کو دیکھا اور آتی دھاڑ کی سمت کو۔ لگتا ہے سیڑھیوں سے چڑھ کر کوئی آ رہا ہے۔ شجر نے ڈر کر صالحہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ داجی چلا رہے ہیں، نیچے آؤ۔ کیا تم کو علم نہیں کہ افشاں کے پاس زیادہ وقت ٹھہرنا منع ہے؟ فوراً نیچے آؤ۔ سمیہ تائی نے انہیں گھورا اور پیچھے بیٹھی عورت کو دیکھ کر موڑ گئیں۔ ہمیں ابھی جانا ہے، مگر ہم پھر آئیں گے، صالحہ نے انہیں یقین دلایا۔ رات کے اندھیرے میں ہمارا انتظار کیجیے گا، دروازہ لاک نہیں کیجیے گا۔ صالحہ نے تاکید کی اور شجر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نیچے چلی آئیں۔ اس عورت نے پھیکی مسکراہٹ سے انہیں جاتے دیکھا، پھر اپنے سامنے رکھے کھانے کو۔ ایک دم دل اچاٹ ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ اس کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا انہیں کانپنے مجبور کر گئی تھی، مگر وہ ان سب سے بے نیاز باہر جھانکنے لگی۔ کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی۔ وہ عورت گھاس کو تک رہی تھی۔ کتنے سال ہو گئے اس نے گھاس پر قدم نہیں رکھے، اسے محسوس نہیں کیا۔ قدم رکھتے ہی ٹھنڈ کی جو لہر بدن میں دوڑتی ہے وہ اب سے بھول چکی تھی۔ اس گھاس کا لمس بھی بھول چکی تھی۔ سفید جوڑا پہن رکھا تھا اور یہ پہن کر رکھنا تھا۔ اس کے پاس تھے بہت سارے جوڑے، مگر سارے ہی سفید۔ رسموں سے بغاوت نے اسے زمین پر لا پٹکا تھا۔ ایک بات پوچھوں وجدان، تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ فائلوں سے سر اٹھا کر اس نے سامنے بیٹھے زید کو دیکھا۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تمہیں، تم اتنے بجھے کیوں ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہم آفس ٹائم کے بعد بات کریں گے۔ اس کا سوال نظر انداز کیے پھر سے فائل پر جھک گیا۔ مگر میں ابھی جاننا چاہتا ہوں۔ وجدان نے ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھا اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تم کسی چیز سے بے خبر تو نہیں؟ وجدان نے تھکے تھکے لہجے میں کہتے
कोहनियाँ ऑफिस टेबल पर टिकाई और सर हाथों में गिरा लिया। तुम अभी तक इसे ही सोचते हो? वो आंखें फाड़े वजदान को देखने लगा। मैं इसे भूला ही नहीं जैद, और इसे तुम्हारा नाम भी याद नहीं होगा। जैद ने इसे समझाना चाहा, मगर मैंने तो मोहब्बत की है। वो हार मानने को तैयार न था। मोहब्बत तुमने की है, इसने नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे करीब तुम्हारी। शट अप जैद, खुदारा ऐसे कहकर कम अज कम मेरा दिल तो ना दुखाओ। वजदान ने दुख से मेज पर हाथ मारा था। जो सच है वही बता रहा हूँ वजदान कुरैशी। तुम्हारी अक्ल का पर्दा फट गया है, सिलवा लो। मेरे बस में होगी तो मैं ऐसा कर लूँगा। मैं वाकई तुमसे बहस नहीं कर सकता। तुम अभी जाओ और मुझे अपना काम करने दो। शाम में होती है तुमसे मुलाकात। अभी थोड़ी देर में मुझे वजीहा को लेने जाना है। इसने फाइलें दुरुस्त की थी। शाम में मुलाकात होगी। जैद उठ खड़ा हुआ। अल्लाह करे वो कभी तुम्हारे पास लौट कर ना आए। अपनी गाड़ी की चाबी इसकी मेज से उठाते वो इससे ये दुआ देना ना भूला था। वजदान शिश्तर रह गया। तुम मुझे बदवा दे रहे हो? वो इसकी बात की तवक्को जैद से नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता हूँ वो किस तरह की लड़की है। इसने किसी और के लिए तुम्हें छोड़ दिया। वो तुम्हारे करीब भी सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम दौलतमंद हो, और जब इसे तुमसे ज़्यादा दौलतमंद शख्स मिल गया, वो बिना कुछ सोचे समझे बगैर इसकी जानब चल दी। और तू चाहता है वो पलट कर तेरे पास आ जाए? जो एक का ना हो सका वो दोबारा किसी का कैसे हो सकता है? वजदान कुरैशी, आंखें खोलो और देखो। ये दुनिया मोहब्बत पे नहीं चलती। मोहब्बत करो, मगर इसकी मोहब्बत के चक्कर में अपनी अक्ल ना गंवा बैठो। इस दिन मैं तुम्हारे घर आया तो देखा कि तुम्हारी संगार मेज़ पर इसकी तस्वीर। वजदान चौंका। हाँ, वो तस्वीर जो इसे 2-3 दिन से नहीं दिख रही थी। वो कहाँ है? मैं इसे ढूंढ रहा था। फेंक दी फाड़कर तुम्हारे ही घर के डस्टबिन में। जैद के चेहरे पर मुकम्मल सुकून तारा था। वजदान ने पहले सदमे से इधर देखा, फिर मुठियाँ बींच ली। तुम ये कैसे कर सकते हो? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो, अच्छा हुआ इसकी कोई निशानी तो ख़त्म हुई। वह पुरसकून था, मगर मुस्कुरा दिया। अचानक वजदान मुस्कुराया। तुमने एक तस्वीर फाड़ी है? मेरे पास 10 से ज़्यादा तस्वीरें हैं इसकी। वो मुस्कुराता और बोला। फिर से अपनी कुर्सी पर बैठा था। जैड की मुस्कुराहट सिमटी। क्या शख्स था ये? वो भी फाड़ दूंगा आस्ता आस्ता, वो कुड़ कर बोला था। देखते हैं। वजदान मुस्कुराया। मैं भी जा रहा हूँ वजदान, मगर इस बारे में सोचना ज़रूर। तुमने इससे मोहब्बत की थी, इससे निकाह करना चाहा था, मगर निकाह से पहले इसने तुमसे ज़्यादा अच्छा लड़का मिल गया और वो तुम्हें छोड़ गई। क्यों छोड़ गई ये सोच लेना सिर्फ। बाकी बातें तुम्हें खुद ही समझ आ जाएंगी, और जब बातें समझ आ जाएं तो इन तस्वीरों को जला देना, वरना मैं इस लड़की को किसी तरह से ढूंढ कर जिंदा जला दूंगा। वो दांत पीस कर भड़ास निकाल रहा था। ये तुम्हारा मामला नहीं, दूर रहो इस सब से। वजदान ने डोटोक बात की थी। मगर तुम मेरे दोस्त हो, क्या दुनिया में लड़कियों की कमी है? जब कोई लड़की तुम्हें मुखातिब नहीं करती है तो इंतहाई सख्त लहजे में तुम मुझसे बात करते हो। मेरी भी शादी हो जाएगी अगले महीने। तुमने तन्हा ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला तो नहीं कर लिया? याद है वो हमारी यूनिवर्सिटी में बिया नाम की लड़की थी? वो इसके एक साथ सारे सवाल कर रहा था। बिया? वो नासमझी से बोला। बिया से प्यार से कहते थे। असल नाम तो अनाबिया था। याद आया? हाँ, याद आ गया। वो फाइलों पर अब दस्तखत कर रहा था। वो तुमसे बात करना चाहती है। क्यों भाई? वो चौंका। एक लड़की बात करना चाह रही है, इसका मतलब और क्या हो सकता है? वो मुझे अपना भाई बनाना चाहती है तो मैं ज़रूर बनूंगा। जैद मुंह खोले से देखता रहा। अगर यही बहन तुमने इस धोखेबाज औरत को बनाया होता तो आज बहुत खुश होते, और शायद एक बच्चा भी गोद में होता। वजदान हंस दिया। इसके गालों पर डिम्पल गहरे हुए थे। मुझे लगता है वो बिया तुम्हें पसंद करती है, इससे बात तो करो। वो करती है पसंद, मगर मैं नहीं। इस पागल औरत से मोहब्बत कर बैठा है। वो दांत पीस कर बुड़बुड़ाया। कुछ कहा? वजदान ने झटके से सर उठाया। इसके घने बाल इसके सर झटकने से हिले थे। वह एक खूबसूरत मर्द था। कुछ नहीं, काम करो अपना। वो चिढ़कर बोला और चेयर पर फिर से बैठ गया था। तुम जा नहीं रहे? जी नहीं, इरादा बदल दिया है मैंने। इसकी बातों से अब चिढ़ चुका था, इसलिए जवाब भी चिढ़ कर दिए रहा था। वजदान फिर से काम की जानिब मुतवज्जा हो गया। जैद इसका जायजा लेने लगा। कद काठ की इसकी लंबी थी। जब वो रोज़ाना की बुनियाद पर जाता था, इसलिए इसके भरे भरे बाजू थे, नशीली आंखें और हल्की हल्की मूछें। फिर गाल पर गहरा डिम्पल नक्शा खड़ा था, किसी को भी पहली झलक में मुतासिर कर सकता था। घने काले बाल, और जब वो सर को झटकता तो बाल आंखों को छुपा लेते थे। इसकी ड्रेसिंग भी कमाल थी। आमतौर पर वो जीन्स पर काली वाली शर्ट पहनता था और अक्सर कफ फोल्ड किए होते थे। वो हर लड़की का आइडियल था, मगर वो दिल किसी और को दे चुका था। इस लड़की को जो हर किसी की हो जाया करती थी।